Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. In this lecture we discuss residue at a pole. What is pole and a residue at a pole? किसी पोल पर रेजिड्यू कैसे फाइंड किया जाता है और पोल क्या होता है उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहली वीडियो में भी हमने समझा कि पोल क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जीरोज़ क्या होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी बातें समझी हैं। जीरोज़ क्या है? कोई भी एफ जेड फंक्शन जो जेड की वैल्यू उस फंक्शन को जीरो कर देती हैं, यानी जो उस एफ जेड फंक्शन के रूट्स होते हैं वो उसकी जीरोज़ कहलाती हैं। और जो उसके सिंगुलर पॉइंट होते हैं जिन पर कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उसे हम पोल कहते हैं। अब पोल 1 ऑर्डर का हो सकता है, पोल 2 ऑर्डर का हो सकता है, पोल nth ऑर्डर का हो सकता है। जैसे सिंपली अगर मैं बताऊं, लोरेंट की सीरीज में 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें सभी जीरोज आती हैं, लेकिन जो लोरेंट की सीरीज का सेकंड पार्ट होता है उसमें सभी पोल आते हैं। उसमें फर्स्ट टर्म में 1 ऑर्डर का पोल आता है, सेकंड टर्म में 2 ऑर्डर का पोल आता है, थर्ड टर्म में थर्ड ऑर्डर का पोल आता है और nth टर्म में nth ऑर्डर का पोल आता है। यानी हर टर्म में उसकी जो प्रिंसिपल पार्ट होता है लोरेंट सीरीज का उसमें कहीं ना कहीं पोल आते हैं और पोल का ऑर्डर 1 से लेकर के m तक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए z इक्वल्स टू a कोई भी पोल है ऑफ ऑर्डर m। वन वैल्यूड फंक्शन के लिए जो कि फंक्शन एफ जेड है उसके लिए अगर मैं लोरेंट सीरीज का एक्सपेंशन लिखूं तो एफ जेड इक्वल्स टू समीशन एन वेर इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस एन वेर इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस एन। यानी यहाँ पर एन की पावर सारी पॉजिटिव हैं, ये जो एन पावर हैं वे पॉजिटिव हैं और यहाँ पर जो ये एन पावर है ये ऑल निगेटिव्स यानी सभी निगेटिव हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट है ये जीरोस देता है, लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है ये पोल देता है, क्योंकि इसमें जेड अपोन में चलता है और अपोन में चलने का मतलब है जेड की ऐसी वैल्यू जो कि फंक्शन को एग्जिस्ट नहीं होने देती उन पॉइंट्स के ऊपर, वो उसके पोल कहलाते हैं। ए एन और बी एन ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये इसका ए एन है, ये इसका बी एन है। पहले भी हमने टेलर सीरीज में, लॉरेंट की सीरीज में इसको डिस्कस किया है, समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बी वन में एन की जगह 1 रखूं, अगर एन की जगह 1 रखूं तो ये -1 + 1 हो जाएगा। यानी -1 + 1 यानी जेड माइनस ए की पावर 0 हो जाएगी। दिस इज 1। सो इट इज बी वन इक्वल्स टू 1/2 पाई गामा के अराउंड इंटीग्रेशन एफ जेड टी जेड। यानी ये डेफिनेशन बन के आती है। द कोफिशिएंट b1 is called residue at z equals to a of the function fz of simple pole। यानी क्योंकि z माइनस ए की पावर यहाँ पर जो होती है वो केवल 1 पावर होती है लॉरेंट की सीरीज में। अब उसमें चूंकि वो 1 पावर होती है, n की जगह मैंने 1 रखा है, तो ये bn अपॉन z माइनस ए बन जाएगा। यानी z इक्वल्स टू ए पर एक पोल आएगा जो कि सिंपल ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने एफ जेड को एक्सपेंड किया, एन की वैल्यू में देता गया तो मेरा एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये जो टर्म दे रही है ये 1 ऑर्डर का पोल दे रही है। अगर मैं इसे देखूं तो ये टर्म सेकंड ऑर्डर का पोल देती है और ये जो टर्म है वो nth ऑर्डर का पोल देती है। यानी z इक्वल्स टू ए ही पोल है, बट उनके हर टर्म में अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर बने हुए हैं। तो ये जो यहाँ b1 बनता है इसी को हम रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए कहते हैं। तो रेजिड्यू की अगर डेफिनेशन को देखें, कैसे रेजिड्यू फाइंड किया जाता है, सिंपल पोल पर, nth ऑर्डर के पोल पर या फिर इन्फिनिटी पर। तो मान लीजिए एफ जेड मेरे पास एक सिंपल पोल है। सिंपल पोल मतलब जेड इक्वल्स टू ए की पावर 1, यानी जेड इक्वल्स टू ए एक पॉइंट है।
जिसका की फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और z इक्वल्स टू a जो है वो वन ऑर्डर का पोल है। तो अगर रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a पर चाहिए फंक्शन एफ जेड का, तो लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए एफ जेड, चूंकि एफ जेड में एक पॉइंट ऐसा था z माइनस ए जिस पर की फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हमने उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से लिमिट निकाली, जो वैल्यू आएगी यही उसका रेजिड्यू कहलाती है। जैसे फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड ऑफ दिस फंक्शन, मुझे इस फंक्शन का एफ जेड फंक्शन का रेजिड्यू चाहिए। अब सबसे पहले मैं ये पता करूं कि इसमें पोल क्या क्या हैं। अब अगर यहाँ से देखें तो पोल निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसको हम जीरो के बराबर रख लेते हैं। हमने इसको जीरो के बराबर रखा तो z माइनस ए जेड प्लस टू बराबर जीरो, यानी z इक्वल्स टू वन एक वन ऑर्डर का पोल है और z इक्वल्स टू टू एक वन ऑर्डर का पोल है। लेकिन उसने हमें ये कहा ही नहीं है कि मुझे दोनों पोल पर रेजिड्यू चाहिए, उसने कहा है मुझे z इक्वल्स टू वन पर पोल रेजिड्यू चाहिए। अब z इक्वल्स टू वन पर अगर रेजिड्यू चाहिए तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने वो डेफिनेशन यूज़ की। उस डेफिनेशन को मैं यूज़ करता हूँ तो रेजिड्यू की डेफिनेशन हो जाएगी z माइनस ए लिमिट एफ जेड। अब एफ जेड में अगर देखें आप तो लिमिट z टेंस टू a और z माइनस ए यानी वन, z माइनस वन इंटू एफ जेड। एफ जेड का मतलब है जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस वन और z प्लस टू, यानी जो भी फंक्शन हमारे पास है हमने रख दिया है। बट देख रहे हैं क्योंकि z माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए हमने z माइनस वन से मल्टीप्लाई ही किया था, तो जो वैल्यू बची रहेगी उसमें हम z की जगह पर वन रख सकते हैं। हमने z की जगह वन रखा, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू था तो वन अपॉन थ्री आ गया। यहाँ से मेरे पास z इक्वल्स टू वन पर एक पोल आ गया है। अगर z इक्वल्स टू वन सिंपल ऑर्डर का पोल था तो कुछ इस तरीके से रेजिड्यू आया, रेजिड्यू आ गया है। लेकिन अगर हमें z इक्वल्स टू ए पर mth ऑर्डर का पोल अगर मेरे पास हो, यानी सारी की सारे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट आए हुए हैं जीरो हो गए हैं am को छोड़कर, am जो है वो कोफिशिएंट है z माइनस ए की पावर m का, यानी उसके जो कोफिशिएंट हैं उसको जीरो नहीं कहा गया है। तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए, अगर z इक्वल्स टू ए पर रेजिड्यू निकालना है जो कि m ऑर्डर का पोल है, तो वन अपॉन m माइनस वन का फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a m माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड बट z माइनस ए की पावर m से, यानी उसको रिमूव करना पड़ेगा जो भी आपका पॉइंट था, यानी सिंगुलर t को रिमूव, यानी पोल को रिमूव करना पड़ेगा। पोल को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका m माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर उसमें z की जगह पर a रखेंगे। जैसे देखिए z इक्वल्स टू ए पर आपको इस फंक्शन का पोल रेजिड्यू निकालना है। तो सबसे पहले वैसे मैंने इसके पोल पता किए, दो पोल है उसके अंदर, एक टू ऑर्डर का पोल है और एक वन ऑर्डर का पोल है। अभी उसने मुझे ये नहीं कहा कि हर एक पोल पर रेजिड्यू निकालना है, उसने तो मुझे ये कहा है z इक्वल्स टू वन पर मुझे रेजिड्यू चाहिए। तो z इक्वल्स टू वन चूंकि टू ऑर्डर का पोल है तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू वन की डेफिनेशन हो जाएगी वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी जितने ऑर्डर का पोल होता है m माइनस वन, एम की जगह पे टू है तो यानी टू हो गया, टू माइनस वन का फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a d अपॉन डी जेड इंटू जो ये स्क्वायर वाली टर्म थी वो कैंसिल हो जाएगी, z अपॉन जेड माइनस वन बचा रह जाएगा। अब हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन आया और मैंने उसमें वन रखा तो वन बाई फोर आ गया। तो जिस पोल पर मुझे रेजिड्यू चाहिए था मैंने उस पोल पर रेजिड्यू निकाल दिया है। सिमिलरली अगर z इक्वल्स टू एफ जेड जो फंक्शन है उसका z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर मुझे रेजिड्यू चाहिए, तो इन्फिनिटी पर रेजिड्यू की डेफिनेशन हो जाती है लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड, यानी इस डेफिनेशन से आप रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पर निकाल सकते हैं। जैसे मुझे रेजिड्यू इन्फिनिटी पर चाहिए, मेरे पास एफ जेड फंक्शन था, एफ जेड फंक्शन में मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर की डिग्री जेड स्क्वायर यानी टू है, नीचे की डिग्री जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस वन यानी नीचे की थ्री है।
तो जब मैं इसका रेजिड्यू इन्फिनिटी पर निकालूंगा तो उसकी डेफिनेशन होती है माइनस जेड एफ जेड। तो एफ जेड मेरा ही फंक्शन है। इन्फिनिटी लिमिट पर जब भी मुझे सॉल्यूशन बनाना हो तो हमेशा ही कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन करके मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मैंने ऊपर जेड क्यूब बनाया और नीचे से जेड क्यूब को कॉमन निकाला, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जेड की वैल्यूज़ को रखा और वैल्यू -1 आ गई, यानी रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पर -1 आ गया है। तो -1 इज द रेजिड्यू। यस स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में हमने कहा है कि डिटरमाइन द पोल एंड फाइंड द रेजिड्यू। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पॉइंट पर हमें रेजिड्यू चाहिए। अब जितने भी पॉइंट्स आए हैं उसने उन सभी पर रेजिड्यू निकालने की बात की है। देखिए उसने क्या कहा, डिटरमाइन द पोल्स, सारे पोल निकालिए जो भी इसके पोल हैं, एंड रेजिड्यू फाइंड करना है ईच पोल, प्रत्येक पोल पर मुझे उसका रेजिड्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देखें तो पोल मैंने देखा तो z-1 z-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यानी z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2। मेरे पास दो पोल आ गए हैं। z इक्वल टू 1 वन ऑर्डर का पोल है और z इक्वल टू 2 चूंकि पावर उसकी 2 है तो ये 2 ऑर्डर का पोल है। तो दोनों ही पोल अलग अलग ऑर्डर के हैं, तो एक पोल में एक डेफिनेशन लगेगी और दूसरे पोल के लिए दूसरी डेफिनेशन लगेगी। तो पहले मैं रेजिड्यू फाइंड कर रहा हूँ z इक्वल टू a पर। z इक्वल टू ए चूंकि वन ऑर्डर का पोल है तो डेफिनेशन हो जाएगी R1 इक्वल टू जेड वाई जेड टेंस टू 1 z-1 एफ जेड। z-1 से z-1 कैंसिल हो जाएगा फंक्शन में से और ये बचा रह जाएगा, और इसमें जब मैं z की जगह 1 रखूंगा तो -1, यानी -1 इज दी रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1। सिमिलरली रेजिड्यू मुझे z इक्वल टू 2 पर भी निकालना था, तो 2 लेनी सेकेंड ऑर्डर का पोल था, तो वही फिर डेफिनेशन 2 - 1 का फैक्टोरियल d/dz z-2 का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब ये इससे कैंसिल होगा तो z² अपॉन z-1 बचा रह जाएगा। मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा तो डेरिवेटिव से 0 आ जाएगा, R2 0 आ गया है, यानी जो पोल है वो 2 पर भी रेजिड्यू दे रहा है वो 0 है। अब दोनों पर मैंने अलग अलग रेजिड्यू निकाल दिया है। सिमिलरली मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनके कि आप रेजिड्यू पता कर सकते हैं। जैसे आपको रेजिड्यू निकालना है हर पोल पर, तो एक सेकेंड ऑर्डर का पोल है, एक फर्स्ट ऑर्डर का पोल है। यहाँ पर देखें तो दो पोल यहाँ पर आएंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, दो पोल यहाँ पर आएंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, तो 4 पोल हैं। चारों पोल पर हालांकि इमेजनरी है पोल्स, लेकिन सभी पोल्स पर आपको रेजिड्यू निकालना होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें एक फोर्थ ऑर्डर का पोल आएगा, एक वन ऑर्डर का पोल है, ये भी वन ऑर्डर का पोल है। तो हम हर एक पोल पर अलग अलग रेजिड्यू, दोनों डेफिनेशन में से जो भी अप्लाई हो रही है उसको लगा के हम उनके रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही है रेजिड्यू के ऊपर। और अब मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उससे भी ज़्यादा रख रहा हूँ जो कि रेजिड्यू की थ्योरम है। कोची ने अपनी रेजिड्यू की थ्योरम में क्या कहा उसको ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि इससे पहले जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है इस पूरे मॉड्यूल में सब कुछ यहाँ फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए एफ जेड कोई भी एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन बाउंड्री पर भी और अंदर की तरफ भी फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, यानी ऐसा पॉइंट बाउंड्री पर भी ना हो जिस पर कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, एवरीवेयर एनालिटिक हो इन कॉमन क्लोज कंटूर C एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। लेकिन उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल आ गए। एक रीजन है, कोई फंक्शन है जो कि किसी रीजन में है, फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट पोल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स आए हैं इसके अंदर। कैसे आए हैं? जैसे Z1 Z2 Z3 Zn, दीज आर पोल्स, ये सभी पोल्स हैं। और जो Z1 Z2 Z3 Zn हैं ये पोल्स हैं, तो इन सभी पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इन सभी पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तब कोची ने ये कहा कि हर एक पोल पर अलग अलग रेजिड्यू निकालिए, उस सब का सम निकालिए, 2πi से मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे इंटीग्रेशन जो कि क्लोज कंटूर के अंदर होते हैं, कोई भी फंक्शन एफ जेड जो कि क्लोज कंटूर के अंदर होता है उसका जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। और वो किस तरीके से आएगा कि 2πi सम ऑफ रेजिड्यू, यानी
हर पोल पर रेजिड्यू निकालिए, उसका सम करिए और 2πi से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ये कहा गया कि जो एफ जेड फंक्शन है वो 2πi पर सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सी के अंदर जितने भी पोल्स हैं सभी पर रेजिड्यू निकालना है, सबका सम करना है। स्टूडेंट्स, इस फिगर में देखिए, मैंने फिगर में ही थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश की है। वैसे तो प्रूफ तो चूंकि अब आना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, हालांकि प्रूफ भी आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए। इसी थ्योरम में देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, एकदम से आपको समझ आएंगी। मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ जेड, जो एफ जेड फंक्शन है वो किसी क्लोज कंटूर के अंदर है। कंटूर मेरा सी है। अब इस सी कंटूर में जो मेरा एफ जेड फंक्शन है वो एनालिटिक है एवरीवेयर, लेकिन Z1, Z2, Z3, Zn ये उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं। इन सभी पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब अगर मान लीजिए ये पोल हैं तो फंक्शन कोची की थ्योरम के लिए तो एवरीवेयर एनालिटिक होना चाहिए। तो पोल पर तो मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने हर एक पोल पर एक स्मॉल सर्किल, बहुत ही स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर दिया है, जैसा कि हमने कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले में समझा था। जिस पॉइंट पर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, जिस पॉइंट पर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो उसका पोल एक सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, पोल कहलाता है या सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला हम यूज करते थे। थ्योरम को तभी यूज किया जाता है जब फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक हो, कोई भी पॉइंट उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अगर Z1, Z2, Z3 जिस पर कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उस पूरे रीजन के अंदर इन पॉइंट्स पर अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो मैंने उनके ऊपर स्मॉल सर्किल ड्रॉ कर दिए। लेकिन जैसे ही मैं इनके ऊपर स्मॉल सर्किल ड्रॉ करता हूं तो ये रीजन मल्टीपल कनेक्टेड हो जाता है। कोची की मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की भी एक थ्योरम थी कि सर्किल ड्रॉ करके इनको बाहर निकाल दीजिए जितने पॉइंट्स पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसको चूंकि रीजन मल्टीपल कनेक्टेड हो गया है तो मैंने इसको सिंपल कनेक्टेड बना दिया। सिंपल कनेक्टेड में आप देखिए कि मैंने सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया है, सारे सर्किल्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जिससे कि जो वो रीजन था जिस जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं था उन सभी पॉइंट्स को मैंने इस रीजन से बाहर निकाल दिया। तो जो मेरा क्लोज कंटूर है वो कुछ इस तरीके का बदल गया है, बन गया है। कोची की इंटीग्रल थ्योरम में मैंने ये पढ़ा कि जो बाहर वाला क्लोज कंटूर होता है बड़े वाला, उसके इनसाइड जितने भी स्मॉल सर्कल्स बनेंगे उन सब का सम बाहर वाले के बराबर होता है। यानी वही प्रॉपर्टी फिर से बता रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले सर्किल्स का जो एरिया बनने वाला है जो कि क्लॉकवाइज का बनेगा वो हमेशा बराबर होता है। यानी एक एंटी क्लॉकवाइज है कर्व सी, बाकी उसके अंदर आने वाले सभी सर्किल्स जो बने हुए हैं वो क्लॉकवाइज हैं। तो उन सब का जो सम है वो बाहर वाले के एलोंग चलने पर इंटीग्रेशन बराबर आएगा। यानी इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंदर जितने बनेंगे यानी R1, R2, R3, Rn सभी पोल पर ये रेजिड्यू हैं, उन सब का सम 2πi से मल्टीप्लाई, और जो क्लोज कर्व C है जिसके एलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है एफ जेड dz उसके बराबर हो जाता है। तो दिस इज दी कोची रेजिड्यू थ्योरम, यानी सबका सम उसके बराबर आता है। मैं अलग अलग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा करके अलग अलग सब पे वैल्यू को लगा सकता हूँ, और जब कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हर एक पॉइंट पर Z1 पर, Z2 पर, Z3 पर लगाऊंगा, Zn पर लगाऊंगा, तो सारी वैल्यूज को एक जगह इंटीग्रेशन में सम करना पड़ेगा। सारी वैल्यू वही आंसर देंगी कि 2πi R1 प्लस 2πi R2 प्लस 2πi R3 प्लस अप टू एंड सो ऑन 2πi Rn। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी वो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से बन जाती है। सभी को सम करेंगे, कॉमन निकालेंगे 2πi को, और इंटीग्रेशन इस तरीके से आ जाएगा। एक क्वेश्चन में देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें mod z = 3 का एक रीजन दिया है।
यानी पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो पोल मुझे निकले हैं वो उस रीजन में अंदर हैं, बाहर हैं, फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है जेड स्क्वायर अपॉन Z-1 Z-2 और मोड जेड इक्वस टू 3 एक रीजन है, जैसा कि मोड जेड इक्वस टू 3 में आप देख रहे हैं एक सर्किल है जिसकी की रेडियस 3 है। मैंने उसके पोल निकाले, Z-1 Z-2 को 0 के बराबर रखा, तो Z इक्वस टू 1 इज द पोल ऑफ वन ऑर्डर एंड Z इक्वस टू 2 इज द पोल ऑफ वन ऑर्डर। दोनों ही सिंपल पोल हैं, वन ऑर्डर के पोल हैं, बट दोनों ही पोल Z इक्वस टू 3 के अंदर की तरफ आ गए हैं, Z इक्वस टू 1 भी और Z इक्वस टू 2 भी। 1 और 2 दोनों ही मोड Z इक्वस टू 3 के इनसाइड हैं, अंदर की तरफ हैं, दोनों ही पोल अंदर आए हैं। तो सबसे पहले मुझे रेजिड्यू एट Z इक्वस टू 1 निकालना पड़ेगा। रेजिड्यू Z इक्वस टू 1 पर R1 होता है और लिमिट Z टेस्ट टू 1 Z स्क्वायर अपॉन Z-2 यानी -1 हो जाएगा। रेजिड्यू एट 2 पर निकालूं तो 2 की डेफिनेशन भी हो जाएगी और वो 4 हो गया। जबकि हमने थ्योरम में ऐसा पढ़ा है कि जितने भी पॉइंट्स कोची रेजिड्यू थ्योरम में ये पढ़ा है, CRT इक्वेशन कह सकते हैं, कि जितने भी पोल्स अंदर आएंगे उन सब का सम 2πi से मल्टीप्लाई करें तो वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो मेरे पास दो पोल आए थे, दोनों पर अलग अलग रेजिड्यू R1 और R2 आया, दोनों का मैंने सम किया, 2πi से मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। तो ऐसे हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक और इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है अलोंग C, और C जो कर्व है इज Z इक्वस टू 5/2। तो 5/2 का मतलब है 2.5 की रेडियस का एक सर्किल, तो मैं 2.5 की रेडियस का एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने मोड Z इक्वस टू 2.5 मोड Z इक्वस टू यानी 2.5 का मतलब 5.2 5/2 को मैंने बना दिया है। अब मेरे पास दो पोल है Z इक्वस टू -1, Z इक्वस टू -1 इज दिस पोल, यहाँ पर कहीं होगा Z इक्वस टू -1, और दूसरा पोल है Z इक्वस टू -2, Z इक्वस टू 1 और Z इक्वस टू -2। यानी ये जो पोल है, ये पोल Z इक्वस टू 1 जो होगा वो 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का पोल यहां पर कहीं होगा। ये Z इक्वस टू 1 पोल हो गया है, 2 ऑर्डर का पोल है तो यहाँ पर कहीं होगा, और Z इक्वस टू 2 पोल यहाँ पर कहीं हो जाएगा। तो दो पोल हैं Z इक्वस टू 1 और Z इक्वस टू -2, तो एक इस तरफ होगा दूसरा इस तरफ होगा, लेकिन दोनों ही पोल इस रीजन के तो अंदर की तरफ आए हुए हैं, दोनों इनसाइड हैं। तो चूंकि दोनों ही इनसाइड हैं तो मुझे दोनों पर अलग अलग रेजिड्यू निकालना होगा। एक 1 ऑर्डर का पोल है तो 1 ऑर्डर की डेफिनेशन, और 2 ऑर्डर का पोल है तो 2 ऑर्डर की डेफिनेशन। Z इक्वस टू 1 2 ऑर्डर का पोल है, उस पर रेजिड्यू R1 4/5 आ गया है। Z इक्वस टू -2 यानी 1 ऑर्डर का पोल है, उस पर रेजिड्यू 5/9 आ गया है Z इक्वस टू 1 पर। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है 2πi से मल्टीप्लाई और अलग अलग रेजिड्यू का सम, यानी दोनों रेजिड्यू मैंने निकाले उसका सम निकाला 2πi। सिमिलरली हम इन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, सभी में हमें यही करना है कि पोल निकालें, उसके रेजिड्यू निकालें, और फिर रेजिड्यू निकालने के बाद अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो 2πi से मल्टीप्लाई और सभी रेजिड्यू का सम करें, यानी हर पॉइंट पर रेजिड्यू निकालने के बाद उनका सम करें, 2πi से मल्टीप्लाई करें। तो किसी भी कर्व के अलोंग अगर मुझे क्लोज कंटूर है और उसके अलोंग मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं इस डेफिनेशन यानी कोची रेजिड्यू थ्योरम का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया, और ये टॉपिक इसके ऊपर क्वेश्चंस आना ही हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो 0 to 2π यानी यूनिट सर्किल के जो अराउंड इंटीग्रेशन होता है उसे हम कैसे कर सकते हैं, यूनिट सर्किल के अराउंड इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, सर्किल इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्किल। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।